ए गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पहले हम कुछ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जो हमारी पहली बेसिक चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिससे कि वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कोलम, और जो हमारा सीजीएस यूनिट होता है वो है स्टैट कोलम। लेकिन स्टैट कोलम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ एसआई यूनिट कोलम के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो होता है, पहली बात तो क्वांटाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिससे बड़े वैल्यूज़ जैसे कंटिन्यूस सेट वाले वैल्यूज़ को किसी भी काउंटेबल या फिर शॉर्टर वैल्यूज़ में लाना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसको हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में लाया, तो एक स्मॉलर या फिर काउंटेबल फॉर्म आया ना, तो इसी को हम कहते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। यही स्मॉलर फॉर्म में लाने को क्वांटाइजेशन क्वांटा ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम का चार्ज होता है, और प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो -19, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो +19। जब हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसको हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में किसी भी कलेक्शन ऑफ मैटर में। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो कि है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब नेगेटिव नेगेटिव है तो ये दोनों भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं चौथे प्रॉपर्टी के बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज के। सो चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट के बारे में, जो कि है कोलम। वन कोलम चार्ज कंटेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कोलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, तो अब डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास करने देते हैं, और इंसुलेटर वो चीज़ होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते। तो जैसे कॉपर, सिल्वर, ग्रेफाइट एट्सेट्रा, ये सब क्या होगा, ये एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। दिस इज़ ऑल अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो अब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट और एक मूविंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम मूविंग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज चार्जेस इन मोशन। मूविंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है या फिर जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है यहीं, या फिर वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट बनती है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से, और टी को टाइम से। इसका एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट के बारे में,
जो कि है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से। सो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव अक्रॉस इट इन 1 सेकेंड। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कुछ डायरेक्शन के बारे में। सो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जैसे कि ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, ये एक हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एक हो गया नेगेटिव सेल का, ठीक है। और जो आपके कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो हमने जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें वही हो रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और जो नेगेटिव है वो उनको पॉजिटिव की तरफ ही भेज रहे हैं, क्योंकि वो रिपेल ईच अदर कर रहे हैं। सो इस प्रॉपर्टी में हमें यही बताया गया है। तो अब चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है एक कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। सो जो हमारा कंडक्टर होता है वो अनचार्ज कैसे रहता है? सो जैसे कि हमने बताया था, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव जो बैटरी से कनेक्टेड है, ये अनचार्ज कैसे हुआ? एक तरफ से जब करंट गया विद इन अ सेकेंड, उसी सेकेंड दूसरे जगह से दूसरे एंड से करंट निकल जाता है। सो बीच में कोई चार्ज स्टोर नहीं रहता, इसलिए वो अनचार्ज रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताती है, फॉर अ गिवन कंडक्टर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट डज नॉट वेरी एज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरीज। सो जो हमारा करंट है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे इसमें करंट गया, फिर इसके अंदर जाके कुछ करंट बढ़ नहीं जाएगा, जो उसके अंदर से करंट गया था सेम करंट इसके अंदर से बाहर आएगा, इसके अंदर कुछ खास करंट बढ़ेगा नहीं। जो I1 है वही I2 होगा, जो I2 है वही I3 होगा, तो तीनों बराबर होंगे। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ए कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो किसी भी करंट का एक कंटिन्यूअस और एक क्लोज पाथ होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो है एक्टिव और एक पैसिव एलिमेंट्स। सो आइए जानते हैं एक्टिव और एक पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर्किट में, जैसे बैटरी, जनरेटर, ये सब क्या होगा? ये सब एक्टिव एलिमेंट्स है। ये सब क्या कर रहे हैं? पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं सर्किट में। और पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट के थ्रू, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक बल्ब। सो ये सब क्या हो गया? पैसिव एलिमेंट्स। सो एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना। सो इस पॉइंट में बताया गया है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट तभी सेटअप होता है जब उसमें ऑर्गेनाइज्ड मोशन से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड मोशन कहाँ से आता है? जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया। तो जब हम ये बैटरी और सेल लगाते हैं तो क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन क्रिएट हो जाता है कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच। सो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, एक कंडक्टर विदाउट अ सोर्स, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड राइट साइड में अ कंडक्टर विद अ सोर्स जिसमें एक सेल लगा हुआ है, ऑर्गेनाइज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक डिवाइस होता है एमोमीटर, जो कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। जो एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को मेजर करता है एमोमीटर। सो हेयर कम्स आर सेकेंड टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसमें हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तभी मूव करते हैं जब उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस तभी मिलता है जब एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया जाता है किसी सर्किट में, जैसे कि वो एक सेल जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, जैसे एक सेल हो गया, बैटरी हो गया। तो ये सेल और बैटरी कैसे प्रोड्यूस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? सो एक केमिकल एक्शन के थ्रू ये सेल और बैटरी प्रोड्यूस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और टू मेंटेन करंट इन सर्किट, और जो सर्किट में करंट को मेंटेन करना होता है बैटरीज या फिर सेल्स को, दे हैव टू कीप एक्सपैंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो उन्हें रेगुलरली अपनी केमिकल एनर्जी एक्सपैंड करनी होती है अगर उन्हें सर्किट में करंट मेंटेन करना होता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है?
electric potential, it is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point under consideration. तो ये क्या है, जो वर्क डन हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसको जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसके अमाउंट को, जो इन्फिनिटी अमाउंट है, उसे एक ऐसे पॉइंट में लाना जो कंसिडरेशन में काउंटेबल ऐसे वैल्यू या फिर पॉइंट में लाना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वाइल ऑन दी अदर हैंड electric potential difference is defined as the amount of work done to move a unit positive charge from one point to another. तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जो चार्ज होता है, यूनिट चार्ज, उसको हम जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं, तो उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. सो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो है वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम. तो अब आ जाता है हमारा थर्ड टॉपिक जो कि है सर्किट डायग्राम. इसमें क्या है, जो हमने सर्किट बनाते हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स की हेल्प से, उसमें क्या होता है, सर्टेन सिंबल्स देते हैं हम उनके कंपोनेंट्स को. तो सेल को हम एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी, ऐसे जैसे यहाँ पे एक लाइन बनाया, फिर एक बड़ी डंडी, फिर एक छोटी डंडी, फिर एक लाइन, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव. तो ये क्या हो गया, एक सेल का सिंबल हो गया. बैटरी क्या है, बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल. तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे सेल्स होंगे. तो जैसे कि यहाँ एक डंडी बनाई, फिर बड़ी डंडी, छोटी डंडी, बड़ी डंडी, छोटी डंडी, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, रेगुलर सेल्स है. और एग्जाम में प्लीज़ ये दोनों लाइन बराबर मत करना, वरना मार्क्स भी कट जाएंगे. सो अब स्विच ओपन, स्विच दो टाइप्स के, ओपन और क्लोज. सो ओपन में क्या है, ओपन में एक लाइन बनाया, बीच में ब्रैकेट, देन एक लाइन बना दिया. ये क्या होगा, इसके बीच में कोई भी डॉट नहीं होगा. और जो स्विच क्लोज्ड है उसमें एक लाइन बनाया, ब्रैकेट, और बीच में एक डॉट होगा, देन कंटिन्यू. और इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या हो गया, एक लाइन बनाई ऐसे, और उसके ऊपर से ऐसे बैलून टाइप, फिर ऐसे गोल करके राउंड करके, सिंपल सा इलेक्ट्रिक बल्ब. और एमोमीटर में एक लाइन बनाई, सर्कल बनाया, ए लिखा, फिर एक लाइन बनाई, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, एंड देन वोल्ट मीटर ऑल्सो सेम, एक लाइन बनाई, सर्कल बनाया, बीच में वी लिखा, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव. सो ये क्या हो गया, बेसिक सिंबल्स हो गए जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. तो जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, जो कि डिपेंड है रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर. तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज सच एज टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज सच एज टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, the potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. अगर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के दो एंड में, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट. उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो इससे क्या फॉर्मूला बनता है, V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज V इज इक्वल्स टू आर आई, नहीं तो V इज इक्वल्स टू आई आर. सो R क्या है, R इज द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, R इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सो हियर R क्या है, R है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस, रेसिस्ट जो रोकता है, रेसिस्ट करता है फ्लो करने से. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जो मैंने बताया. सो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा. सो R इज इक्वल्स टू V बाई आई, दैट इज, और SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम, ओम्स लॉ ओम, रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम. तो अब आ जाता है हमारा फिफ्थ टॉपिक जो कि है फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. तो कौन कौन से फैक्टर पे कंडक्टर का रेसिस्टेंट डिपेंड होता है. तो किसी भी कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, सेम थिकनेस, डिपेंड होता है उसकी लेंथ पर और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर. सो इससे क्या बनता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 बाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. सो हियर वी कैन राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो L बाई ए. तो आइए जानते हैं रो के बारे में. सो जो हमारा रो होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, वो सिर्फ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, वो उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है रो. और रो इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द मटेरियल, द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये डिफाइन करता है रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का.
तो अब जानते हैं कुछ रेंज ऑफ रेसिस्टिविटीज़ के बारे में। रेसिस्टिविटीज़ रेंज में क्या है, इंसुलेटर्स की रेंज क्या है, और रेसिस्टिविटी की ज़्यादा होगी वो करंट को रोकता है, तभी हमें शॉक या हीट पास लगता नहीं है। सेमीकंडक्टर्स की उससे थोड़ी कम, एलॉयज़ की उससे थोड़ी कम, और मेटल्स की सबसे कम। सो ये है, ये तीन जो है वैल्यूज़, ये एक एवरेज वैल्यूज़ है। फॉर कंडक्टर्स है 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ओम मीटर, एंड फॉर इंसुलेटर्स इट इज़ 10⁻8 to 10⁻16 ओम मीटर, और सेमीकंडक्टर के लिए है 10⁻⁻5 to 10⁻⁻2 ओम मीटर। तो अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ टॉपिक के बारे में, जो कि है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। तो इस टॉपिक में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिस्टर्स की कॉम्बिनेशन किस वे में वो लगते हैं। सो वो दो कॉम्बिनेशन में लगते हैं, होती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, रेसिस्टर जो है वो एक के बाद एक के बाद एक लगा हुआ है। सो इसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो इस हर एक रेसिस्टर में सेम करंट जाता है, वो किसी भी रेसिस्टर में से डिवाइड नहीं हो रहा, तो सेम करंट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। वो कैसे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तीनों रेसिस्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंट। कैसे, जैसे कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल डिफरेंस, पहले का रेसिस्टर का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। अब ओम्स लॉ में हमने जैसे पढ़ा था V इज इक्वल्स टू आई आर, सो V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, वी कैन राइट इन दैट वे। सो नाउ V इज इक्वल्स टू I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो गया, एंड V इज इक्वल्स टू IR था, सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो जैसे रेसिस्टर जो है वो एक के ऊपर या फिर एक के नीचे ऐसे लगे हैं, तो वो लाइन में नहीं है, वो एक के ऊपर या एक के नीचे ऐसे लगे हुए हैं। सो इसमें क्या होता है, जो करंट जा रही है वो V जो वहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे जाके तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो करंट तीनों में सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। सो करंट इज़ डिफरेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे जाके तीन जगह डिफरेंट हो जा रहे हैं, फिर एक पॉइंट पे जाके मिल जा रहे हैं, फिर एक ही जगह आ जा रहे हैं, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो यही था सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब समझते हैं अपने सेवेंथ टॉपिक को, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेटर नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है जब वो रेसिस्टर से पास करता है, पास थ्रू रेसिस्टर, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब वो गर्म कैसे हो जाता है, जब वो रेसिस्टर से पास करता है, रेसिस्टर क्या करता है, उसको रोकता है, तो वो दोनों में एक दूसरे के बीच में रबिंग होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो क्या होता है वहाँ पे हीट जनरेट होती है। सो द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिक वर्क डन इन मूविंग दी चार्जेस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है चार्जेस को कन्वर्ट करने में, सो वो इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो जूल्स गेव दिस लॉ ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोन एज जूल्स लॉ। तो जूल्स ने इसके ऊपर एक लॉ दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, जो स्टेट करता है जो हीट प्रोड्यूस्ड हुआ रेसिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ गिवन रेसिस्टर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर बढ़ रहा है, मतलब स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, तो हीट भी बढ़ेगी। और सेकंड जो है रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर, अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो हीट भी बढ़ेगा। एंड टाइम फॉर विच द डिवाइस इज ऑपरेटेड, अगर बहुत ज़्यादा देर तक हम यूज़ करते हैं तो हीट बढ़ती है। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो जो इससे इक्वेशन फॉर्म होती है, जैसे H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, वो हमारा 1 हो गया, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, वो हमारा सेकंड हो गया, एंड H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वो हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। सो ऑन कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। सो हीट का फॉर्मूला हो गया करंट स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस इंटू टाइम। सो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम बेसिक कुछ 3 एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब और एक फ्यूज़। सो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, और फिर वही उस मेटल में जाता है, और फिर वही मेटल गर्म होके हमारे जो कपड़े होते हैं उसे इस्त्री या फिर
प्रेस करता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट यूज़ होता है जिसका नाम होता है टंगस्टन। वो इतना गर्म हो जाता है, कि गर्म होने के बाद जो एक लाइट, जो रेड कलर की जो लाइट आ जाती है, येलो रेड, तो वो इतना गर्म हो जाता है कि वो इतनी लाइट दे सके, लेकिन वो टंगस्टन मेल्ट नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो जैसे ही वो इतना गर्म हो जाता है, वो हमारे लिए लाइट जनरेट कर देता है। वो टंगस्टन हमारे लिए लिटिल बिट ऑफ लाइट जनरेट कर देता है, और वो टंगस्टन मेल्ट नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। सो जो हमारा नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। सो फ्यूज़ हमें बचाता है जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से। सो ये क्या होता है, ये कैटरिज फील्ड फिलामेंट होता है, इसके अंदर नाइक्रोम वायर होती है, नाइक्रोम वायर वो एक एलॉय है। सो ये क्या करता है, ये आपके सर्किट्स में लगता है। अगर बाई चांस एक हाई वोल्टेज करंट या फिर हाई पावर एम्पियर वाला करंट बाई चांस फ्लो कर देता है या फिर उस बीच से आता है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर की जो नाइक्रोम वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है और ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये क्या करता है, आपकी सर्किट को ब्रेक कर देता है और आपको शॉर्ट सर्किट्स या फिर बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा लेता है। सो आई होप आपको ये 3 एग्जांपल्स क्लियर होंगे। सो अब चलते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। सो अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर में क्या है, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो इलेक्ट्रिक पावर में भी वही है, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, इसमें हमारे 3 फॉर्मूले हो गए पावर के, वी आई स्क्वायर आर और पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन हमने तो पीछे बहुत सारे फॉर्मूले देखे, वर्क इज इक्वल्स टू वी आई टी, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर टी बाई आर। सो ये सब क्या है, सो इसमें भी क्या है, हीट जो है क्या आपकी एनर्जी, और एनर्जी क्या है, वर्क है। सो वही हो गया वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो अब ये कैसे आ रहा है, जैसे पहले वाले में वी आई टी बाई टी कर दिया, वर्क डन बाई टाइम टेकन, टी टी कैंसिल हो गया तो हमारा पी इक्वल्स टू वी आई आ गया। सेकेंड वाले में क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी बाई टी हो गया, वर्क डन बाई टाइम, सो टी टी कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर आर आ गया, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। थर्ड वाले में क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर टी बाई आर बाई टी, वर्क डन बाई टाइम, सो टी टी कैंसिल हो गया तो हमारा पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आ गया। सो यही 3 सिंपल फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के। और जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट। और ये काफ़ी स्मॉल यूनिट है, इसलिए हम एक कमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं जिसका नाम है 1 किलो वॉट। सो 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। सो विद दिस वी एंड आवर चैप्टर।